Hi, you can begin again, over and over. There are no restrictions on how many chapters you are allowed to start writing. Today is 7th of February 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. Rapid GK yesterday questions के आंसर्स हैं अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क इज इन हरियाणा. प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक है मिस्टर डेविड मालपास. उत्तर प्रदेश में है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. टॉर्गिया फेस्टिवल इज इन सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश. पंबन ब्रिज इज इन तमिलनाडु. आज के सवाल हैं. आज से हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो वन लाइनर्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन सब का अपन रैपिड जीके में इंक्लूजन करते हैं. तो जैसे आज हिस्ट्री के ये 5 सवाल है. सती वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल एंड पनिशेबल बाय हुम? वाइसरॉय कौन था? The first session of the All India Congress held in Bombay in 1920, it was presided over by whom? Who first translated Bhagavad Gita to English? First census in India was conducted at the time of whom? Census. Who was the Viceroy of India when the Rowlatt Act was passed? So these are 5 questions of history. आज की वोकैबुलरी है मिरियाड, मतलब असंख्य, काउंटलेस, एक्सट्रीमली ग्रेट नंबर, मिरियाड ऑफ अपॉर्चुनिटीज. मॉकिश का मतलब होता है सेंटिमेंटल है, फीबल और सिकली वे में, ओवर इमोशनल है. इनंशिएटेड मतलब होता है प्रतिपादित, से और प्रोनाउंस क्लियरली. इमैक्युलेट का मतलब होता है निर्मल, परफेक्टली क्लीन, नीट और टाइडी, प्रिस्टाइन. अप्लॉम का मतलब होता है अभिमान, सेल्फ कॉन्फिडेंस और अश्योरेंस, स्पेशली व्हेन इन अ डिमांडिंग सिचुएशन. तो ये वोकैबुलरी वर्ड्स है आज के लिए. लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है. दिस इज 7th of February. ये दोनों आज के सवाल हैं और इन दोनों सवालों का सबमिशन आप कर सकते हो वेबसाइट में. यू कैन गो टू वेबसाइट एंड सबमिट योर आंसर्स. वी आर फॉलोइंग +2 साइकिल, मतलब आज सवाल दिया है तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे अब इसका हम डिस्कशन करेंगे. तो आज और कल फ्री रहेगा, सेकेंड वीडियो नहीं है. सो आई विल प्रिपेयर दिस वीडियो. प्रीलिम्स 2022 का क्या हमारा रोड मैप होने वाला है फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में. इन 4 महीने में क्या करना है, नहीं करना है, किस तरीके से अपन CSAT कवर करने वाले हैं, एंड देन GS1 से रिलेटेड और जो दूसरे अपन इनिशिएटिव्स लेंगे. आई विल शेयर इट टुडे. ओके, नाउ दिस इज February 7th, मंडे, द हिंदू दिल्ली एडिशन. फर्स्ट जो न्यूज़ है, दिस इज वेरी पेनफुल न्यूज़. नेशन मोर्न्स इट्स नाइटिंगेल. लता मंगेशकर जी passes away at 92. Center announces 2-day national mourning. See, Lata Mangeshkar ji, affectionately called as Nightingale voice, who died on Sunday, brief illness. तो आपको स्टेट ऑनर्स में शिवाजी पार्क हियर, शी वॉज 92 years old. So this is the news. आप राज्यसभा मेंबर भी रहे हैं फ्रॉम दिस 1999 to 2005. देन आपको बहुत सारे ऑनर्स भी मिले हैं. द मच लव्ड प्लेबैक सिंगर वॉज अवॉर्डेड द नेशंस हाईएस्ट ऑनर भारत रत्न इन 2001. इसके पहले आपको पद्म भूषण 69 में मिला था और पद्म विभूषण 1999 में. आपको फ्रेंच गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे ऑनर किया था. सो दिस इज नेशन का एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है यहाँ पे. हार्ट ब्रेकिंग, प्रेसिडेंट साहब ने कहा और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा. देन जो सेकेंड न्यूज़ है वो है सेंटर टू ट्वीक नो बिल्ड जोन अराउंड मॉन्यूमेंट्स. अब ये जो न्यूज़ है ना, अक्सर हम देखते हैं अर्बन प्लानिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सिलेबस का. अर्बन प्लानिंग में हम ये देखते हैं कि जैसे हमारे जो शहर है, अब सिटीज़ भी डिफरेंट टाइप की होती है. कुछ होती है हिस्टोरिक सिटीज़, कुछ होती है जो अभी लेटेस्ट बनी है, जैसे चंडीगढ़ है, लेटेस्ट प्लान सिटी है. हिस्टोरिक सिटी जैसे दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, लाइक दैट. तो ये जो सिटीज़ होती है ना, यहाँ पर मेडिवल टाइम के या फिर एंशियंट टाइम के ऐसे कुछ मॉन्यूमेंट्स भी देखने को मिलते हैं. अब इन मॉन्यूमेंट्स के अराउंड शहर बसने लग गया, तो देयर हैज़ टू बी सर्टेन रोड मैप, सर्टेन प्लान कि किस हिसाब से इन मॉन्यूमेंट्स के आसपास जो लेटेस्ट जो नया अर्बन डेवलपमेंट हुआ है वो कैसे कंडक्ट कराया जाए. तो साइट स्पेसिफिक लिमिट्स होना चाहिए, वरना एट टाइम्स क्या होता है, ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं ये हमारी धरोहर है और इधर क्या होता है, अगर ऐसे अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन होता है तो ये जो मॉन्यूमेंट्स है ना, इनको डैमेज होना चालू हो जाता है. जैसे एक न्यूज़ देखा था हमने, हैदराबाद में जो 4 मीनार है
इसके आसपास जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन प्लान हुआ है तो वो स्टार्ट डैमेजिंग दिस मॉन्यूमेंट एज वेल. सो देयरफॉर वी नीड अ प्लान, ट्वीक नो बिल्ड जोन अराउंड मॉन्यूमेंट्स, साइट स्पेसिफिक लिमिट्स होना चाहिए, लाइकली टू बी इंट्रोड्यूस्ड पोस्ट अमेंडमेंट्स. तो एक ऐसा क्राइटेरिया हो जाए कि जैसे कोई मॉन्यूमेंट है उसके 100 मीटर के रेडियस पे, सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के 100 मीटर के रेडियस में हर टाइप का कंस्ट्रक्शन प्रोहिबिट होगा, उसको रिप्लेस किया जाएगा साइट स्पेसिफिक लिमिट्स में. एक्सपर्ट कमिटी हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनसे सजेशंस लेके ये कंडक्ट होगा. एंशिएंट मॉन्यूमेंट आते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 में. आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 में 2010 में इसमें अमेंडमेंट किया था और 100 मीटर का रेडियस, जैसे ये मॉन्यूमेंट है रेडियस ऐसा होता है, 100 मीटर का जो रेडियस है उसके आसपास किसी भी टाइप का कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी प्रोहिबिटेड रहेगा. नेक्स्ट 300 मीटर रेडियस में रेगुलेटेड एरिया होगा, सो दैट जो सैंक्टिटी है मॉन्यूमेंट की वो हम प्रिजर्व कर पाए. तो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने ये बताया कि 100 एंड दिस कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, बट देयर वुड बी सम क्राइटेरिया, 100 300 लाइक सम क्राइटेरिया. अब ये आता है टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्ट्री ने भी बताया, सीरियस नोटिस है ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेड बाय वन ऑफ द एक्सपर्ट दैट 2010 अमेंडमेंट वाज ब्रॉट अबाउट विदाउट एनी इनपुट्स फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. तो ये जो क्राइटेरिया है 100 मीटर का और 300 मीटर का, इस पे अगेन रिविजिट होने का बात हो सकता है. सो दिस इज देयर. अब सीनियर ऑफिशियल्स ने ये भी बताया सेक्शन 20A ऑफ द एक्ट है, प्रोहिबिटेड एरिया रैशनलाइज करे, रेगुलेट करे. तो इस बात पे फिर से रिविजिट है. द होल आइडिया इज, जो अभी यहाँ पे देखना है हमें कि ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं इनका कंजर्वेशन कैसे करना है. अब ये जो सब्जेक्ट है GS1 में हिस्ट्री पे भी इंक्लूड कर सकते हैं, GS2 में जो गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज है, प्लानिंग एंड ऑल, तो इसका यूटिलिटी है मॉन्यूमेंट्स को कंजर्वेशन करना. ओके. देन जो नेक्स्ट है वो है पोल पैनल ईजेस रूल्स फॉर पब्लिक रैलीज. इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन पे हमने नोट तैयार किया है. इलेक्शन कमीशन का मैंडेट होता है फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शंस कंडक्ट कराना. तो बिकॉज कोविड-19 ओमिक्रॉन का थ्रेट था तो इलेक्शंस के टाइम पर रिस्ट्रिक्शंस लग गए थे, लाइक रैलीज में, पब्लिक गैदरिंग में. तो अभी उसमें बिकॉज ओमिक्रॉन के केसेस भी कम हो रहे हैं कोविड-19, तो सिग्निफिकेंट बिकॉज इम्प्रूवमेंट हुआ है ग्राउंड कंडीशंस में, सो दैट इज वाई यहाँ पे रिलैक्सेशन देने की बात है. तो दिस इज इलेक्शन कमीशन. सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू. अब जो नेक्स्ट है, दिस इज अ गुड न्यूज. स्कूल्स कॉलेजेस प्रिपेयर टू वेलकम स्टूडेंट्स बैक टू क्लास. गुड. अब यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस फिर से स्टार्ट हो रहा है. काफ़ी जो जैसे 15 to 18 ग्रुप है इसमें भी वैक्सीनेशन लग गया है. सो दिस इज गुड. अब ऑफलाइन जो रेगुलर क्लासेस है वो स्टार्ट होगा स्कूल्स एंड कॉलेजेस में. देन ऑल गन्स ब्लेजिंग. व्हाट इज दिस? दिस इज स्मोक गन. स्मोक गन, स्मोक मतलब होता है स्मोक प्लस फॉग, तो दिस इज स्मोक गन. स्मोक गन वाई? बिकॉज जो दिल्ली है पॉल्यूशन कैपिटल भी बन गया है. पुअर कैटेगरी आता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना 284 था. तो स्मोक गन से ऐसे दिस वाटर स्प्रे वगैरह भी होता है, तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं और पार्टिकुलेट मैटर है वो सब ऐसे सेटल होने की बात होती है. ऑल गन्स ब्लेजिंग. दिल्ली का जो एयर पॉल्यूशन का मुद्दा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके कॉजेज क्या हैं इस पे हमें एक फेयर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. कॉजेज लाइक एक तो वेहिकुलर पॉल्यूशन हो गया, दूसरा स्टब्बल बर्निंग हो गया, तीसरा इंडस्ट्रीज जो है उनका स्मोक हो गया, प्लस जो दिल्ली की जैसे ज्योग्राफी भी है, फ्लैट टेरेन है, जिस तरीके से विंड्स ब्लो होती है तो एडजॉइनिंग एरिया का जो पॉल्यूशन है वो भी दिल्ली की तरफ कॉन्सेंट्रेट हो जाता है. सो दीज आर द रीजंस, ज्योग्राफिकल रीजंस. ऑल गन्स ब्लेजिंग. बाकी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, AQI से भी सवाल आए हैं. कलर ग्रेडेड. देन लर्निंग इन द इंटरनेट एज. अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, लर्निंग इन द इंटरनेट एज. कोविड-19 ने, पैंडमिक ने जिस तरीके से चीज़ों को चेंज किया है, चेंज इन द सेंस कि ऑनलाइन क्लासेस का पुश हुआ, बट ऑनलाइन क्लासेस क्या एक सॉल्यूशन है? दिस इज द क्वेश्चन, बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड चैलेंजेस भी है. सो व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? ये बड़ा रेलेवेंट सवाल है, फिर से ये पूछा जाएगा. रेलेवेंट इसमें हमें यही बताना है कि जो क्लासेस जो फ्यूचर है, फ्यूचर जो है ना वो हाइब्रिड मॉडल है.
हाइब्रिड मॉडल मतलब ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा, बेस्ट ऑफ बोथ दी वर्ड्स हमें कलेक्ट करने की ज़रूरत है। ऑनलाइन वर्ल्ड में चैलेंजेस भी आते हैं, सो वी नीड टू मेक दिस इंटरनेट सेफर प्लेस। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एजुकेशन जो है वो की स्फेयर्स है। एजुकेशन से रिलेटेड जो 3 चीज़ें हैं, लाइक अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए और क्वालिटी होनी चाहिए। अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव एजुकेशन इज़ नॉट राइट। एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, लाइक जैसे इंटरनेट ही है बट ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है, मोबाइल्स नहीं है, गैजेट्स नहीं है, तो देयर हैज़ टू बी एक्सेसिबिलिटी। थर्ड हो सकता है क्वालिटी और अकाउंटेबिलिटी, मतलब जो पढ़ाया जा रहा है दैट शुड मेक सम सेंस। अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, क्वालिटी, दीज आर द बेयर मिनिमम। अब एजुकेशन ऑनलाइन हुआ, कोविड-19 ने पुश किया, एक्सपोनेंशियल राइज हुआ है ऑनलाइन एजुकेशन का। ऑनलाइन एजुकेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, लाइक ये ज़्यादा इंटरैक्टिव होता है, स्टूडेंट अपने पेस से पढ़ सकता है, वीडियो फास्ट है, 0.5x में देख लो, 0.7, यू कैन वॉच इट मल्टीपल टाइम्स, तो देर आर बेनिफिट्स। तो ऑनलाइन एजुकेशन इन वीडियो कंजम्पशन के अपने बेनिफिट्स हैं। मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एजुकेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो रहा है, तो ओवरऑल डिजिटल एजुकेशन ने एक हद तक बेनिफिट भी दिया है। लर्निंग मैनेजमेंट अब यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, बिकॉज एक ASER का सर्वे का रिपोर्ट भी बताया था, स्टूडेंट्स क्या करते हैं ऑनलाइन क्लासेस में अटेंडेंस लगा के देन फिर वो ऑफलाइन हो जाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन भी बहुत होता है। यू आर वॉचिंग वन वीडियो ऑन यूट्यूब, सडनली एक कोई दूसरा एंटरटेनमेंट वीडियो आया एंड यू गेट डाइवर्टेड। प्लस दूसरी बात, एजुकेशन के नाम पे एंटरटेनमेंट एंड कमर्शलाइजेशन भी एक कॉज ऑफ वरी है। तो ऑनलाइन एजुकेशन के चैलेंजेस भी हैं, ऑनलाइन एजुकेशन के बेनिफिट्स भी हैं। इनोवेटिव वर्चुअल प्रैक्टिकल कोर्सेज हो गए, थ्योरेटिकल नॉलेज हो गया है। ऑनलाइन एजुकेशन से एक और बहुत अच्छा चीज़ हुआ है, वो हो गया डेमोक्रेटाइज हो गया है। आप ऑक्सफोर्ड की वेबसाइट पे जाओ, आप हार्वर्ड की वेबसाइट पे जाओ, आप वहाँ के अपने लोकल IITs की वेबसाइट में जाओ, IISc की वेबसाइट, दे आर प्रोवाइडिंग सो मच ऑफ कंटेंट। तो जो एजुकेशन है, जैसे यूट्यूब भी है, सच गुड कंटेंट इज अवेलेबल ओवर हियर, तो डेमोक्रेटाइज हो गया, हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो गया, तो दिस इज अ गुड थिंग। ई लर्निंग जो है ये आगे प्रोग्रेस होना चाहिए। विजुअल लर्निंग्स जो होती है इसके अपने बेनिफिट्स होते हैं, लाइक वीडियोस, चार्ट, एनिमेशंस के थ्रू देख रहे हो, ज़्यादा समझ में आता है। फ्लिप साइड है, पंक्चुअलिटी एंड फॉर्मेलिटी सफ़र हुआ है। पंक्चुअलिटी मतलब जैसे स्कूल होता है, स्कूल में टाइम टेबल होता है कि इस टाइम पे ये पढ़ना है, लाइक दैट। जो ऑनलाइन क्लासेस है उसमें टीचर इतने अच्छे से कंट्रोल भी नहीं कर पाता है स्टूडेंट के लर्निंग आउटकम को, तो देर आर प्रॉब्लम्स। फिर इसके बाद क्या होता है, ओवरडोज ऑफ कंटेंट है हमारे यहाँ, कौन सा कंटेंट करेक्ट है, रिक्वायर्ड है, रेलेवेंट है, इसको फिल्टर आउट करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैल प्रैक्टिसेस भी एट टाइम्स होता है। सो वी नीड टू फॉलो दिस सेफर इंटरनेट डे, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल, बिकॉज यहाँ बहुत सारे स्कैमर्स भी हैं, फिशिंग हो रहा है, साइबर बुलिंग हो रहा है, फेक न्यूज़ है, इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है, स्कैम्स है, ये सारी चीज़ें हैं। सो वी नीड टू मेक इट अ सेफर प्लेस। फिर अब ये भी बात है, जैसे स्टूडेंट कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, तो टू मच ऑफ डिजिटल इज नॉट गुड। मेक अ टाइम टेबल कि जैसे मुझे 3 घंटे डिजिटल वीडियोस देखना है तो 6 घंटे फिर ऑफलाइन, अगर 9 आवर्स एवरी डे यू आर स्टडिंग, तो 5-6 आवर्स मुझे उसको खुद से पढ़ के कंसोलिडेट भी करना है। दिस इज द प्राइमरी रीजन हम राइटिंग पे इतना फोकस करते हैं। आप जब लिखोगे ना तो इससे थोड़ा ठहराव आएगा, आप उसको लिखोगे तो समझ में आएगा, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, और इस एक राइटिंग से आपको मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे। सो दैट इज़ वाई वी एम्फेसाइज सो मच ऑन दिस राइटिंग ऑफलाइन थिंग। तो ये चीज़ करना है। कनेक्टिविटी वगैरह तो टाइम के साथ इम्प्रूव होगा, 5G भी आ रहा है, गैजेट्स भी अब अफोर्डेबल होंगे आने वाले टाइम पे। इंक्लूजन होना बहुत ज़रूरी है और अकाउंटेबिलिटी होना भी ज़रूरी है। प्लस जैसे सरकार है, सरकार में भी इसमें हमने नोट प्रिपेयर किया है, ई लर्निंग के बहुत सारे स्कीम्स हैं, मॉड्यूल्स हैं। अभी जैसे बजट में ही बहुत सारी चीज़ें अनाउंस किया था अबाउट ई लर्निंग। गवर्नमेंट जो सैटेलाइट चैनल्स बना रही है, यूट्यूब में भी इवन NCRTs वगैरह हो रहा है। सो ये जो चीज़ है ना, दिस इज फ्यूचर। क्लासरूम्स जो हैं वो हाइब्रिड मॉडल अब आने वाले टाइम पे होने वाला है, लर्निंग इन द इंटरनेट एज। सो दिस थिंग वी नीड टू एंश्योर। अब दिस इज देयर, हम इस पे इतना डिस्कशन इसलिए करते हैं बिकॉज ये जो सवाल है ना, देखो इस बार भी पूछा गया, नेक्स्ट ईयर भी होगा।
बिकॉज एजुकेशन है ये बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट हुआ है इस पैंडमिक के टाइम पे। तो आने वाले ये 2022-23 इसमें एजुकेशन एक प्राइम फोकस एरिया रहने वाला है हर टाइप ऑफ एग्जाम्स में। देन दिस इज देयर। अब दिस इज एन ओएसिस इन द हार्ट ऑफ अ कॉन्क्रीट जंगल। कॉन्क्रीट जंगल क्या होता है? बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पर एक दिस वेटलैंड टाइप है, तो दिस इज एन ओएसिस इन द हार्ट ऑफ अ कॉन्क्रीट जंगल। एनवायरमेंटलिस्ट बोल रहे हैं बसई वेटलैंड। वेयर इज दिस? दिस इज इन गुरुग्राम। बसई वेटलैंड गुरुग्राम में वैसे टॉल बिल्डिंग्स हैं, कॉन्क्रीट का जंगल है, यहाँ पर एक बसई वेटलैंड है, तो इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। गुरुग्राम में ये जो बसई वेटलैंड है ये श्रिंक हो रहा है। वाई? बिकॉज कॉन्क्रीट का जंगल एक्सपैंड हो रहा है, एनक्रोचमेंट होता है वेटलैंड में। तो जो बसई है ये IUCN रिकॉग्नाइज्ड है, वाइल्ड लाइफ ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ग्लोबल नेटवर्क NGO। तो ये रिकॉग्नाइज्ड है की बायोडाइवर्सिटी एरिया के नाम से, तो इसको कंजर्व करना जरूरी है। सिटी बढ़ रहा है तो जंगल और वेटलैंड श्रिंक हो रहे हैं, दिस इज द प्रॉब्लम। सेम जो हरियाणा की बात करते हैं तो दूसरा प्रॉब्लम आता है गुरुग्राम में, वो है अरावली। अरावली इज डाइंग। ये पहाड़ हुआ करते थे अरावली, ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। इधर भी सेम प्रॉब्लम है, एनक्रोचमेंट हो रहा है माइंस के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, तो अरावली फ्लैट होता जा रहा है, दिस इज द प्रॉब्लम। तो दिस इज बसई वेटलैंड। ओके, देन दिस इज नेक्स्ट पेज नंबर 4। अब जैसे ये है सतकोसिया मेकिंग फ्रेश अटेम्प्ट्स टू बिकम अ सूटेबल टाइगर हैबिटेट। सूटेबल टाइगर हैबिटेट, ये सतकोसिया है, भुवनेश्वर ओडिशा, सतकोसिया। यहाँ पर टाइगर हैबिटेट है। टाइगर अगेन UPSC का फेवरेट टॉपिक है, हर साल सवाल आ जाता है टाइगर पे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रीलोकेट करेगा 3 विलेजेस फ्रॉम द कोर एरिया। टाइगर का हैबिटेट है, अब टाइगर और विलेजर्स का कॉन्फ्लिक्ट होगा तो विलेजर्स को हम रीलोकेट करते हैं, मतलब इनको किसी दूसरी जगह पे जाके रिहैबिलिटेट एंड रीसेटल किया जाएगा टाइगर के कोर एरिया से बाहर। तो दिस इज देयर। तो ये है सतकोसिया टाइगर रिजर्व ओडिशा में। यहाँ एफर्ट्स हो रहे हैं री एस्टेब्लिश करने के एज अ टाइगर हैबिटेट। टाइगर इसलिए हम फोकस करते हैं बिकॉज एक टाइगर को कंजर्व करो और उसके पेरिफेरी में आप बहुत सारी अलाइड जो चीजें हैं फॉरेस्ट इकोलॉजी से रिलेटेड, उसका भी कंजर्वेशन अपने आप हो जाता है। सो दैट इज वाई सेव टाइगर एंड सेव एंटायर फॉरेस्ट। सो दिस इज देयर। अब यहाँ पे बताया गया जो आसपास के विलेजेस हैं, यहाँ पे ट्रांसलोकेशन, इनका रीलोकेशन होगा बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। तो दिस इज देयर पॉपुलेशन सतकोसिया की एंड ऑल। अब ये बात है, कल भी हमने ये देखा था, टाइगर कंजर्व करना है तो उसकी हैबिटेट को भी कंजर्व करना पड़ेगा। हैबिटेट मतलब यहाँ पे प्रे बेस क्या है, बिकॉज टाइगर को खाने के लिए भी कुछ चाहिए, टाइगर को रोम करने के लिए फॉरेस्ट भी चाहिए। तो वी नीड टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द एंटायर दिस प्रे बेस, एंटायर इकोसिस्टम। तो दिस इज देयर। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी होती है, 24 स्पीशीज है यहाँ पे, कार्निवोर, डोमेस्टिक एनिमल, ओमनिवोरस, ये सारे यहाँ पे है सतकोसिया में। अब जैसे ये सवाल है ना, ये फेवरेट क्वेश्चन है UPSC एग्जामिनेशन का, इवन दूसरे एग्जामिनेशन में भी। तो हम ये सवाल तैयार करते हैं, अब से ये जो आंसर राइटिंग है ना, इसको भी मैं ऐसे ट्वीक कर रहा हूँ कि ये प्रीलिम फोकस हो। प्रीलिम फोकस ये प्रिपेयर कर रहे हो, आपका प्रीलिम का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिपेयर हो रहा है। प्रिपेयर अ नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइगर कंजर्वेशन। टाइगर कंजर्वेशन की ज़रूरत क्या है, अब इससे रिलेटेड थिंक। टाइगर क्या है? की स्टोन स्पीशीज है। टाइगर से फिर अलाइड बेनिफिट्स होते हैं। टाइगर एपेक्स है तो इससे रिलेटेड जो दूसरा प्रे बेस भी कंजर्व हो रहा है, इकोलॉजी भी हो रही है, रीलोकेशन और जो विलेजेस एंड ऑल, क्या उसमें चैलेंजेस आते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ लिखो। टाइगर कंजर्वेशन, टाइगर का अभी सेंसस भी आया था, टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। और फिर एक लिस्ट बनाइए सारे टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, बट इससे एक सिटर है, 1 या 2 क्वेश्चन प्रीलिम में इससे पूछे जा सकते हैं। टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। ओके, सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अब जैसे ये सी व्यू है, दिस इज विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, व्यू ऑफ द बीच। विशाखापट्टनम इज वेरी ब्यूटीफुल। रेयर इंसेक्ट साइटेड इन शेषचैलम। शेषचैलम, तो यहाँ तिरुपति फोटोग्राफर ने यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई स्पीशीज को स्पॉट किया। ब्लैक पर्चर अप क्लोज ड्रैगन फ्लाई है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे शेषचालम हिल रेंज में ये आइडेंटिफाई हुआ। ओके, फर्स्ट टाइम यहाँ पे। कीन इंटरेस्ट है फोटोग्राफी यहाँ पे, तो दिस इज गुड। दिस इज लाइक कि हमारी बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है, डाइवर्सिटी प्रेजेंट है और कंजर्व भी है।
IUCN रेड लिस्ट में थ्रेटेंड स्पीशीज है ब्लैक ग्राउंड स्किमर, लास्ट टाइम 2016 में आइडेंटिफाई हुआ था। अब देखिए ये पर्टिकुलर एज सच स्पीशीज पूछने के चांसेस कम है, बट IUCN एक फेवरेट टॉपिक है। IUCN इसके लिए भी गो टू द वेबसाइट IUCN, वहाँ पे टाइप करिएगा एंड यू विल सी क्वेश्चंस। इस पे हमने आंसर राइटिंग किया है और बहुत अच्छे सबमिशंस आए थे। तो IUCN की भी जो रेड लिस्ट है वगैरह है, शेड्यूल 1 में क्या आता है, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी एक फेवरेट एरिया है। देन ये मेरिट सर्टिफिकेट, तो दिस इज शेष चालम, ओके, तिरुपति। वेलफेयर सोसाइटीज इन राजस्थान टू गेट अ बूस्ट लैंड अलॉटमेंट में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग लॉन्च्ड। अब ये जो सेल्फ डिफेंस है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो चीज़ होती है ना सेल्फ डिफेंस की, और एक वो एटीट्यूड बिल्ड करने वाला फाइटिंग, ये चीज़ स्कूल से सिखाई जानी चाहिए, सेल्फ डिफेंस वाली। तो देखिए कर्नाटका में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल प्रोवाइड कर रहा है सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फॉर वुमेन। दिस इज सच अ बेसिक थिंग, हर किसी को ये चीज़ सिखाया जाना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ डिफेंस। तो यहाँ पर दिस ओबावा आर्ट है सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इसको कंडक्ट कर रहा है। स्कूल्स और कॉलेजेस में गर्ल स्टूडेंट्स को बेसिक जो सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स हैं वो पता होनी चाहिए, फाइट करना आना चाहिए। सो दिस इज दैट। तो अगेन अब ये क्या है, एक न्यूज़ टैम्पलेट है, आपको सोशोलॉजी GS1 में कुछ लिखना है, यूज दिस थिंग सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, गुड। देन दिस इज नेक्स्ट वन, फिक्सिंग फ्रिक्वेंसीज फर्स्ट। अब ये आर्टिकल हमने पहले भी कई बार देख रखा है। 5G टेक्नोलॉजी जो है अभी बजट स्पीच में भी आया, 5G अभी ऑक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, सितंबर तक ऑक्शन होगा और नेक्स्ट ईयर प्रोबेबली 5G मेन स्ट्रीम हो जाएगा। तो दिस इज 5G। 5G से रिलेटेड चैलेंज क्या है, वैसे तो इस पे भी हमने आंसर राइटिंग किया है, चैलेंजेस आपने बड़े अच्छे आइडेंटिफाई किए थे। 5G के साथ प्राइमरली जो चैलेंज आ रहा है वो ये आ रहा है टेक्निकल एस्पेक्ट में, इसका जो C बैंड है, C बैंड से लाइक 1 गीगाहर्ट्ज, 3.5 गीगाहर्ट्ज, हायर 2.6 गीगाहर्ट्ज, ये जो बैंड है ये इंटरफेरेंस कर सकता है जो एयरक्राफ्ट कैरियर में ऑल्टीमीटर वगैरह जिस फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं, तो एयरक्राफ्ट का लैंडिंग वगैरह डिफिकल्ट हो सकती है। ये प्रॉब्लम हमने देखा था USA में, बिकॉज इस बैंड पे यूज किया जा रहा है, वहाँ पे पावर वैल्यू भी 5G फ्रिक्वेंसी का ज़्यादा है, तो इंटरफेरेंस होने के चांसेस है। सो दैट इज़ वाई एयर इंडिया ने बहुत सारी फ्लाइट्स वहाँ पे कैंसिल की थी, नॉट ओनली एयर इंडिया, दूसरी कंपनीज ने भी, एयरलाइंस ने भी। अब 5G का हमें रोल आउट करना है तो वी नीड टू मेक इट श्योर कि ये इंटरफेरेंस नहीं हो, इंटरफेरेंस दूसरे गैजेट्स में नहीं हो, उनके ऑपरेटिंग में इंटरफेरेंस जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस में भी किसी भी टाइप का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं हो बिकॉज ऑफ दिस 5G फ्रिक्वेंसीज, बिकॉज दीज फ्रिक्वेंसीज आर इन दी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसीज। तो 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन है, 5G मोबाइल सर्विसेज 22-23 में ट्रिगर हो जाएगा, फिजिबिलिटी की बात है। अब टेक्निकल एस्पेक्ट ये था, दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि इसकी कॉस्ट, स्पेक्ट्रम बहुत महंगा होगा तो 5G बहुत महंगा होगा, तो उसमें हम इसको कैसे हैंडल करेंगे। अलोकेशन जो स्पेक्ट्रम का ऑक्शन है, बेस प्राइस करेक्ट सेट करना बहुत ज़रूरी है 5G का, प्लस 5G के लिए बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए हमें, तो उधर भी पुश करना पड़ेगा। तो ट्राई यहाँ पे अभी इस पेपर भी मांगा है, लोगों से फीडबैक भी मांगा है, इंडस्ट्री एंड ऑल से, इसका डिटेल्ड अभी आएगा। फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड है प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर, वोडाफोन आइडिया ऑलरेडी ब्लीड कर रहा है, लॉसेस, सब्सक्राइबर एंड ऑल, तो इस चीज़ को भी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी को भी देखना पड़ेगा। फिर कंट्री में जहाँ कमर्शलाइज हुआ है 5G, अपग्रेड हो गया है 4G से ही, बिकॉज इतना बड़ा ऐसा बताया जा रहा है सॉफ्टवेयर अपग्रेड ज़्यादा होगा 5G, बट लेट अस सी 5G के भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं इंडिया में, कैसे आता है। मेन जो प्रॉब्लम होगा वो ये होगा कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, ओके, बेस एंड ऑल, लेट अस वेट, इस पे भी अभी और क्लैरिटी आएगा। इसका जो बेसिक्स है जो हमारे एग्जाम रेलेवेंट है 5G का, उस पर हमने ऑलरेडी आंसर प्रिपेयर कर रखा है, हैव अ लुक एट द वेबसाइट 5G। देन दिस इज अबाउट जियो पॉलिटिकल एंड सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन इन इराक में एक टाइम था सद्दाम हुसैन, एंड देन सीरिया में भी असद गवर्नमेंट है अभी। फिर हमने पढ़ा स्प्रिंग रिवॉल्यूशन एक आया था, स्प्रिंग रिवॉल्यूशन, और फिर उसके बाद जितने भी यहाँ पे डिक्टेटरशिप टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी वो टॉपल होने लग गई, और फिर यहाँ पे केओस टाइप ऑफ सिचुएशन हुई। US और यूरोप में डेमोक्रेसी ज़्यादा सूटेबल होती है, इस वाले एरिया में डेमोक्रेसी को इंस्टॉल करने का कोशिश किया गया, बट डेमोक्रेसी ने थोड़ा स्ट्रगल किया यहाँ पे, प्लस
बिकॉज ऑफ दीज स्ट्रॉन्ग लीडर्स जैसे यहाँ पे नहीं रहे, फिर यूएस जो पॉलिसीज भी थी, इससे हुआ केओस का एटमॉस्फेयर, और उसमें फिर इस टाइप की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट दिस राइजिंग। तो अभी यूएस के एक एग्जीक्यूशन किया, यूएस ने ऑपरेशन किया और आईएस लीडर को यहाँ पे दिस क्लीन किया। सो दिस इज द न्यूज़। अब ये जो न्यूज़ है, इंटरप्रेटिव आंसर टू द हिजाब ब्रो। सी, ये मैटर भी अभी काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है। हम इसके कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ सुप्रीम होता है। इंडिया में जो भी काम होता है वो होता है बाय कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम जो हमारे यहाँ रूल करता है। लॉ, ऑर्डर, एवरीथिंग, गाइडलाइंस जो भी है वो सब कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर नागरिक को कुछ अधिकार मिले हैं, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट से ही एक है डीपीएसपी। तो एक्चुअली पहले क्या था, दोनों को क्लब करने का था, बट फिर ये देखा गया डीपीएसपी है, ये एक्ट कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की तरह, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो आज हम डीपीएसपी पे एक सवाल तैयार करते हैं। फंडामेंटल राइट बहुत टाइम पहले एक बार किया था, इसको अभी अपन रिविजिट कर लेंगे। बिकॉज पॉलिटी में क्या होता है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, प्रीएम्बल, इससे ना एक सवाल आना ही आना है। आपने ये डीपीएसपी का ये सवाल तैयार कर लो, आपको 100% एटलीस्ट 2 क्वेश्चन अभी प्रीलिम्स 2022 में आपके करेक्ट होंगे। 2 क्वेश्चन मतलब आपके 4 नंबर श्योर शॉट है इस एक सवाल के अंदर। सो प्रिपेयर अ नोट ऑन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अच्छे से लक्ष्मीकांत बुक ओपन करो, डीपीएसपी का पूरा चैप्टर पढ़ लो। मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसकी यूटिलिटी क्या है और लिमिटेशंस क्या है। जैसे फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार आ जाता है, डीपीएसपी क्या एनफोर्सिएबल है, डीपीएसपी क्या जस्टिसिएबल है, लाइक दैट। 39B 39C अभी पूछा गया था। सो दिस इज दैट इंपॉर्टेंट। प्रिपेयर दिस क्वेश्चन एंड 4 मार्क्स आपके बैंक हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन फॉर टुडे। टाइगर कंजर्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी 1 मार्क आपका बैंक हो जाएगा। तो डू दिस एक्सरसाइज और 6 नंबर प्रीलिम्स में पक्का। देन दिस इज वेइंग इन ऑन अ हेल्थ डेटा रिटेंशन प्लान। अब यहाँ भी अगर हम बात करें, एक आता है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट में बात आती है प्राइवेसी की। प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है। प्राइवेसी एक हमारा मूलभूत फंडामेंटल राइट है, हर इंडिविजुअल के पास है। प्राइवेसी की बात आती है जब हेल्थ की, तो हम इसको क्यों इग्नोर कर देते हैं। हेल्थ मतलब जैसे आपका जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स है ना, हेल्थ रिलेटेड आपका जो भी पैरामीटर्स है, दीज आर योर वैल्यू, योर पैरामीटर्स, ये प्राइवेट रहना जरूरी है। दिस इज नॉट मेंट टू गो पब्लिक। सो वेइंग इन ऑन अ हेल्थ डेटा रिटेंशन प्लान। अभी जैसे गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत सारे, जैसे अभी आरोग्य सेतु ऐप भी देखा था हमने, जो डेटा कलेक्ट हो रहा है उसका यूज क्या होगा, क्या वहाँ पे प्राइवेसी को ध्यान रखा जाएगा, क्या वहाँ पे हम एक डेटा कलेक्शन करके अल्गोरिदम लग के ऐसा कुछ प्रोसेसिंग करके ऐसा कुछ हम अननेसेसरी यूजेज तो नहीं है। दीज थिंग्स जो है ना, इस पे क्लियर कट लॉज, रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस होना जरूरी है। हेल्थ डेटा रिटेंशन प्लान, तो जो भी हेल्थ डेटा हो, जैसे अभी नेशनल हेल्थ मिशन भी आया था, प्राइवेसी सेंट्रिक होना चाहिए। डिटरमाइन व्हाट डेटा टू रिटेन एंड फॉर हाउ लॉन्ग व्हाट डेटा टू रिटेन एंड फॉर हाउ लॉन्ग। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, रेस्पॉन्सिबल है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत मिशन क्यों इंपॉर्टेंस है इसका, बिकॉज हेल्थ केयर हमें डिजिटल से, कैशलेस से, इंश्योरेंस कवर्ड, जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिनको डिफिकल्टी होती है हेल्थ केयर एक्सेस में, उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड कराना ज़रूरी है। बट हेल्थ केयर प्रोवाइड करने में भी चैलेंज क्या आता है, डेटा नहीं होता, किसको प्रोवाइड करें किसको नहीं करें। तो इसके लिए एक सेंट्रलाइज डेटा रिपोजिटरी होगा। सेंट्रलाइज डेटा रिपोजिटरी होगा तो यहाँ पर सारा डेटा भी आएगा। अब उस डेटा का प्राइवेसी कैसे मेंटेन करें, ये सवाल है। रिटेंशन ऑफ हेल्थ डेटा बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ऐसा एक न्यूज़ आया था पहले कि हर एक का एक प्रोफाइलिंग हो गया, आपका जो भी हेल्थ स्टेटस है उसका एक डेटा सेंट्रलाइज्ड बन गया। कई बार क्या होता है, आप एक डॉक्टर से दूसरे हॉस्पिटल या डॉक्टर जा रहे हो तो आपका डेटा भी आपके साथ कैरी हो जाएगा, तो वापस जो अननेसेसरी बहुत सारे टेस्ट वगैरह हैं वो ज़रूरी नहीं होंगे। डॉक्टर को आपकी मेडिकल हिस्ट्री पता होगी और वो अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट कर देगा। तो ओवरऑल इससे तो बेनिफिट भी होगा। प्रॉब्लम बस ये है, ये जो सेंट्रलाइज डेटा है इसको सेफगार्ड कैसे करें। तो क्लासिफिकेशन है, रिटेंशन अगर डेटा का हो रहा है तो कब तक हो रहा है, इसमें ऑप्ट आउट होने की भी कंडीशन होनी चाहिए। और
डेटा जो हेल्थ डेटा है उसके बेसिस पे क्या आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें पॉलिसी में क्लियर कट मेंशन इज रिक्वायर्ड, लेजिटिमेट एम एंड ऑल। तो बाकी इसमें वर्बोसिटी ज़्यादा है, रेगुलर टॉक्स हैं कि बेनिफिट्स तो हैं बट जो एसोसिएटेड रिस्क है इससे रिलेटेड एक बैलेंस बनाना ज़रूरी है। प्लस जैसे बिग डेटा आ रहा है, बिग डेटा क्या आ रहा है, जैसे इंडिया की 130 करोड़ पॉपुलेशन है, इस 130 करोड़ पॉपुलेशन का डेटा आ गया, डेटा क्रंचिंग, डेटा पैटर्न, डेटा एनालिसिस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें पैरेलल में चलेगी। तो जो बिल अभी जैसे आया था वो बोलता है लिमिटेशंस क्या हो, किन लोगों को एक्सेस होगा आपका डेटा, डेटा से क्या क्या प्रोसेसेस, शेयरिंग, रिटेनिंग डेटा, इन सब चीज़ों में। तो अगेन दिस इज अर्ली न्यूज़, गवर्नमेंट प्राइवेसी पे हमें सेफगार्ड करना ज़रूरी है गवर्नमेंट को व्हेन इट कम्स टू हेल्थ केयर, डेटा रिलेटेड टू योर हेल्थ। अब ये आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंडियाज रिटर्न टू सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में ना इंडिया का प्रेजेंस होना जरूरी है। जैसे अभी वर्चुअल मीटिंग हुआ था सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ, प्राइम मिनिस्टर साहब है, हमने इस पे आंसर राइटिंग भी कर लिया, सेंट्रल एशिया की ज्योग्राफी और इंडिया एंड सेंट्रल एशिया के रिलेशंस। अब इसी कंटिन्यूएशन में दो प्लेयर हैं यहाँ पे, एक है रशिया, दूसरा है चाइना। चाइना का डायरेक्ट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है सेंट्रल एशिया में, CAR कंट्रीज में। चाइना को यहाँ का मार्केट चाहिए, चाइना को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाहिए, चाइना को यहाँ पे जो मिनरल्स रिजर्व्स का जो वेल्थ है उसका एक्सेस भी चाहिए। तो चाइना इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज। रशिया जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज, बिकॉज अर्लियर अर्स्टवाइल USSR भी है, रशिया अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहेगा। तो ये जो सेंट्रल एशियन रीजन है ना, इसमें चाइना और रशिया ये दोनों कॉन्टेस्टिंग प्लेयर हैं। तो दिस थिंग इंडिया कैन यूटिलाइज, इंडिया के फेवर में है, बिकॉज रशिया ये भी नहीं चाहेगा, ऑल्दो रशिया वांट्स कि जो नाटो का जो एडवांसमेंट हो रहा है ये चेक हो, और उसके लिए चाइना की उसकी हेल्प चाहिए। दैट इज वाई व्लादिमीर पुतिन अभी विंटर ओलंपिक्स में भी गए थे। बट रशिया ये नहीं चाहेगा कि चाइना टू स्ट्रांग बन जाए। टू स्ट्रांग अगर चाइना बन जाएगा तो रशिया के जो स्टेक्स हैं सेंट्रल एशिया में वो कॉम्प्रोमाइज होने लग जाएंगे। तो दिस इज वन थिंग। तो रशिया चाहेगा कि इंडिया का भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो सेंट्रल एशिया रीजन में, बिकॉज इंडिया के थ्रू चाइना चेक पे रहेगा। तो ये इनॉग्रल जो अभी सेशन हुआ था रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग का अफगानिस्तान के ऊपर, अभी एक नया हेडेक है। अफगानिस्तान में जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुआ, टॉपल हुआ, तो यहाँ पे भी एक्सट्रीमिज्म या रेडिकलाइजेशन या फिर डिस्टर्बेंस होगा, उसका स्पिल ओवर अगर ऐसा होता है तो एडजॉइनिंग कंट्रीज में भी आएगा। तो दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। अब इंडिया जो है, इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम सेंट्रल एशिया में ये आता है कि हमारे पास फिजिकल एक्सेस नहीं है। लैंड बॉर्डर कैसे जाएं हम, वहाँ पे जाने का एक्सेस नहीं है। एक ही तरीका होता है, चाबहार पोर्ट जाएं, ईरान। बट ईरान के साथ समस्या ये है कि ईरान पे US के सैंक्शंस लगे होते हैं, तो हम चाबहार को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाते। चाबहार में भी अब चाइना की प्रेजेंस बढ़ने लग गई है, तो ये चैलेंजेस हैं। तो पहला आर्ग्यूमेंट तो ये है कि इंडिया को यहाँ पे अपनी प्रेजेंस बढ़ानी पड़ेगी जियो इकोनॉमिक, जियो पॉलिटिकल वे में। सेंट्रल एशिया जो है इसके साथ एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए, लॉन्ग रन में इसमें बेनिफिट मिलेगा। अमेरिका जो है वो पुल आउट हो रहा है, अमेरिका की प्रेजेंस डिक्लाइन हो रही है, तो जो नए रीजनल पावर्स हैं वो यहाँ पे अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करेंगे। स्पेशली जो चाइना है वो यहाँ इसको अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में लेगा। रशिया इसको अपने साथ ही रखना पड़ेगा, बिकॉज पुराने टाइज हैं। रशिया भी अपना पावर प्रोजेक्शन की बात कर रहा है, रशिया भी अपने आप को रिवाइटलाइज एंड रिसर्जेंस की बात कर रहा है। तो दिस इज देयर। और सेंट्रल एशिया में रशिया और चाइना का दिस एक फ्रिक्शन भी पॉसिबल है। तो ये जो कॉन्टिनेंटल नट क्रैकर है इसको इंडिया कैसे सॉल्व करे। अफगानिस्तान में टेंशन है, तो हमारा जो डायलमा है ना वो ये है कि इधर हम कैसे जाएं। प्लस दूसरी नई चीज़ें ये हो रही है कि LSC में चाइना हॉस्टाइल हो रहा है, LOC में पाकिस्तान तो हेडेक था ही। तो इस पूरे डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में इंडिया कैसे बेस्ट फुट फॉरवर्ड करे। अफगानिस्तान ठीक ठाक चल रहा था करजाई गवर्नमेंट में, देन अशरफ घनी, हामिद करजाई, डेमोक्रेसी थी यहाँ पे, बट अब यहाँ पे टेक ओवर हो गया है तालिबान का। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। फिर अब CAR में हमें प्रेजेंस बढ़ाना है, एंगेजमेंट बढ़ाना है। यहाँ एक और चीज़ लिखा है, जैसे रशिया जो है, रशिया ना अपना अगेन पॉलिटिक जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं बेस्ट इंटरेस्ट देखते हैं, तो रशिया चाइना के साथ प्रॉक्सिमिटी है, चाइना की पाकिस्तान के साथ प्रॉक्सिमिटी है, तो ये एक्सेस बन रहा है। अब एशियन रीजन में रशिया चाहेगा इंडिया ज़्यादा एक्टिव रहे, सो दैट वो चाइना को यहाँ पे एक काइंड ऑफ एक चेक बना रहेगा वहाँ पे। तो लेट अस सी। प्लस एक और चीज़ है, जैसे डिफेंस का जो मैन्युफैक्चरिंग है और इक्विपमेंट्स है, हम रशिया पे डिपेंडेंट है।
रशिया चाहेगा कि ये जो डिफेंस प्रोडक्शन है सोवियत इरा का वो सीएआर कंट्रीज में हो जाए, सेंट्रल एशियन रीजन। तो इससे क्या होगा, मास्टर स्ट्रोक, इंडिया जो रहेगा वो डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोडक्शन सीएआर के थ्रू सप्लाई हो जाएगी, रशिया को डिफेंस प्रोडक्शन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मिल गया, इंडिया को सप्लाईज मिल गई। तो इंडिया एंड रशिया के लिए ये कॉमन पॉइंट बन सकता है। तो ये एक्सपेक्टेड है, रशिया फेवरेबल रहेगा इंडिया की प्रेजेंस इन सीएआर में। बाकी हमारे लिए और अच्छा हो जाएगा अगर जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है, ईरान न्यूक्लियर डील ये हो जाए। तो इससे क्या होगा, यूएस सैंक्शंस जो ईरान पे लगे हैं वो लिफ्ट हो जाएंगे, और ईरान अगर सेफ हो जाता है तो हमारे पास रोड का एक्सेस हो गया, और ईरान अगर नॉर्मलसी की तरफ आता है तो अगेन एडवांटेज इंडिया है। सो ये सारे अभी कैलकुलेशंस हैं, लेट अस सी। ये जो पूरा जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल एशिया। Then this is about demand and pole bound. Sitaraman ma'am to discuss aviation fuel inclusion in GST regime. Aviation because जो कल ही हमने देखा था उड़ान जो स्कीम है ये वायबल नहीं रह रही है। तो जीएसटी रिजीम में अगर एविएशन आएगा तो इसकी प्राइस कंट्रोल होगी एयर दिस फ्यूल का। और अभी जैसे टेंशन्स भी होते हैं, यूक्रेन क्राइसिस होता है या फिर यमन वॉर टाइप सिचुएशन होती है, तो जो क्रूड ऑयल है वो और अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में जाएगा। एविएशन ऑलरेडी प्रॉब्लम में, सो वी नीड टू ब्रिंग दिस एविएशन फ्यूल इन जीएसटी रेजिम। तो ये डिमांड है, लेट अस सी अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में क्या होता है। देन दिस इज श्रीलंका। श्रीलंका के साथ फिशरमैन इशू बना रहता है। सुप्रीम कोर्ट टू वे बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी एंड जुडिशियल स्क्रूटिनी। नेशनल सिक्योरिटी एंड जुडिशियल स्क्रूटिनी, जैसे पेगासस सॉफ्टवेयर में स्पाईवेयर लगाया, सर्विलेंस हुआ, गवर्नमेंट ने बोला दिस इज फॉर नेशनल सिक्योरिटी, बट अब क्या जुडिशरी यहाँ पे इंटरवीन करे या नहीं करे। ग्रीन बॉन्ड्स टू हैव लॉन्ग टेन्योर से सेंटर। बॉन्ड्स क्या होते हैं, पैसे जनरेट करने का तरीका होता है। गवर्नमेंट एक लाता है कि ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं और इसके लिए हमें पैसे चाहिए, बॉन्ड्स इशू होता है, मनी रेज हो जाता है मार्केट से। बॉन्ड्स अगर पर्टिकुलरली एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए हो रहे हैं तो उनको ग्रीन बॉन्ड्स कहते हैं। इनका गेस्टेशन पीरियड ज़्यादा होता है तो लॉन्ग टेन्योर यहाँ पे होना चाहिए, कार्बन इंटेंसिटी कम करना है। साउंड ट्रैक ऑफ अ बिलियन पीपल एंड मोर, सो दिस इज डिवाइन वॉइस, कम्युनिकेटेड थ्रू म्यूजिक, हर वॉइस नेवर बिकेम ओल्ड, कोलैबोरेशन मोस्ट मेलोडियस। ये एक अच्छा दिया है, मैं इसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा। पुराने नोट्स मेरे को थोड़ा टाइम दो, मैं उसको फिर से रीस्टार्ट करता हूँ। आई नो वो बेटर स्ट्रैटेजी था, उससे रिटेंशन भी होता है। मैं उसको अभी रिज्यूम करता हूँ, पुराने स्टाइल में जो अपन हैंड रिटन नोट्स बनाते थे ना, दैट थिंग। तो ये मेलोडी क्वीन है, इसका मैं पूरा अभी शेयर कर दूंगा। आपने कितने इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जीते, पद्म भूषण, भारत रत्न, दादा साहब फाल्के अवार्ड, देन ये इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट एंड ऑल है। ओके, देन दिस इज इंटरव्यू। और रशिया 70% कॉम्बैट रेडी है फॉर इन्वेजन। इन्वेजन कहाँ पे, यूक्रेन में, ये यूएस बोल रहा है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। यहाँ पे भी अभी स्पेक्यूलेशन में नहीं जाते हैं, लेट अस सी। मोस्ट प्रोबेबली वॉर नहीं होना चाहिए, लेट अस सी। देन अफ्रीकन यूनियन में अभी कू हो रहा है। एक्चुअली पूरा अफ्रीका जो बना है ना, वो अगर मैप देखें तो वो ऐसे पेपर पे बना हुआ है, मैप बना हुआ है, ग्राउंड पे अलग चीज़ है। प्लस अफ्रीका का जिस तरीके से कोलोनाइजेशन हुआ, तो यहाँ एक प्रॉपर स्टेबल गवर्नमेंट बनने का कभी मौका ही नहीं मिला। तो दैट इज़ वाई अफ्रीका में इस टाइप की चीज़ें बहुत होती है। नॉर्थ कोरिया इज कंटिन्यूइंग इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। कनाडा प्रोटेस्ट चल रहा है। क्वीन को 70 ईयर्स हो गए हैं, 7 डेकेड्स ऑफ रीन, क्वीन एलिजाबेथ II। देन दिस इज लेवरेज डोमिनो इफेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमिनो इफेक्ट? डोमिनो इफेक्ट क्या होता है? डोमिनोज नहीं है ये, डोमिनो इफेक्ट क्या होता है? देन सेल्फ बिलीव वॉज अवर स्ट्रेंथ, तो इंडिया चैंपियन बन गया, हाई फाइव एट द पिनेकल। देन दिस इज टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, प्रॉफिटेबल वेंचर है, LIC IPO आएगा, प्लगिंग लीकेजेस जरूरी है, यूनियन टेरिटरी, राशन कार्ड, 70 ईयर्स का रूल क्वीन एलिजाबेथ II का। 1952 में क्वीन आई थी, एज्ड 25, तो दिस इज 70 ईयर्स। वेव ऑफ मिलिट्री कू अफ्रीका में हो रहा है, केसेस सर्ज हो रहे हैं कोविड ओमिक्रॉन के रशिया में। ये बात है मेटा प्लेटफॉर्म। फेसबुक जब कंपनी बना था, बड़ा प्रॉफिटेबल कंपनी रहा है। फेसबुक ने फिर ओवर द टाइम डाइवर्सिफाई किया, इंस्टाग्राम ले लिया, व्हाट्सएप खरीद लिया, इस टाइप से फेसबुक अभी तक ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हुआ है। इसके ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी बढ़े, यूजर्स भी बढ़े, एक्टिव यूजर्स एंड ऑल। अभी क्या हुआ, फेसबुक जो है, इधर क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी कंपनीज और इनके साथ भी होता है, इनका पॉपुलैरिटी कम हो रहा है।
फेसबुक बहुत सारे अलिगेशंस में भी आ गया था, चार्जेस लगे थे कि ये डेटा मैनिपुलेट करता है, यूजर बिहेवियर मैनिपुलेट करता है, लाइक दैट। प्राइवेसी रिलेटेड इश्यूज वगैरह हो गए थे। फिर व्हाट्सएप का भी प्राइवेसी प्रॉब्लम आ गया था। तो फेसबुक ने सोचा ये जो नई जनरेशन आ रही है तो खुद को रीब्रांड करना जरूरी है। तो फेसबुक ने खुद को रीब्रांड कर दिया मेटा, एक कंपनी मेटा बन गई। अब इसके अंदर फेसबुक होगा, इसके अंदर व्हाट्सएप होगा, इसके अंदर से इंस्टाग्राम होगा, लाइक दैट। अब जो मेटा कंपनी बनी, इधर अब क्या है, इंटरनेट भी अब बदल रहा है। पहले जैसे हमने वेब 2.0 वगैरह देखा था, अब वेब 3.0 भी आ रहा है। और इंटरनेट में अब क्या हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन भी बढ़ रहा है। इंटरनेट में अब क्या हो रहा है, जैसे वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, 5G आ गया है, तो ये टेक्नोलॉजी भी अब बढ़ गई है। तो मेटा मतलब एक पैरेलल यूनिवर्स टाइप का है, जहाँ पे सबकी एक वर्चुअल आइडेंटिटी है। वर्चुअल आइडेंटिटी मतलब अब बिकॉज इट इज वर्चुअल तो एन अनलिमिटेड यूज केसेस हो सकते हैं। तो ऐसा एक रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी का वर्ड बनाने की बात थी, तो वो बोलते हैं मेटावर्स। मेटावर्स जैसे अभी स्पाइडरमैन की मूवी आई थी, उसमें स्पाइडरमैन के डिफरेंट वर्सेस दिखाए। जैसे अभी प्रेजेंट वाला स्पाइडरमैन, फिर एक जो पहले, ऐसे 3 स्पाइडरमैन है वहाँ पे। तो वो अलग अलग वर्ड के हैं। ये एक्चुअली इसका और टेक्निकलिटी होता है कि टाइम है, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज का जो मूवी आ रहा है, बहुत सारे पैरेलल में साइमल्टेनियसली वर्ड्स चल रहे हैं, वर्ड बन रहे हैं। तो ऐसा एक पैरेलल वर्ड बनेगा मेटावर्स, जहाँ पे सबकी एक वर्चुअल रियलिटी, आइडेंटिटी वगैरह होगा। और यहाँ फेसबुक आ गया। अब जो मेटावर्स है, इधर भी प्रॉब्लम यही आती है। फेसबुक का जो रेपुटेशन खराब हुआ है वो हुआ है कि डेटा प्राइवेसी रिलेटेड ज़्यादा यहाँ पे माइनिंग हो रही है। सेकंड जो चीज़ प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे एप्पल है, एप्पल iOS है, एप्पल ने एक नया चेंज लाया अपनी पॉलिसी में कि उधर जो फेसबुक जैसी कंपनीज होती हैं, इनको यूज़र डेटा चाहिए होता है ताकि वो यूज़र बिहेवियर पता लगा पाए और उसको सेल करके एडवर्टाइजमेंट दिखाएं और उससे पैसा जनरेट करें। अब इन्हें यूज़र का डेटा ही नहीं मिलेगा तो एड्स कैसे दिखाएंगे, टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट से। आप फेसबुक यूज़ करते हो, आप एक कैमरा सर्च करो, आपको देखना हर जगह कैमरा के एडवर्टाइजमेंट दिखने लग जाएंगे। वाई? बिकॉज फेसबुक आपको ट्रैक कर रहा है। तो एप्पल का ये प्राइवेसी पॉलिसी चेंज हुआ तो फेसबुक को डेटा मिलना बंद हो गया, तो फेसबुक को इसीलिए लॉस हुआ, ये 10 बिलियन का रेवेन्यू लॉस हुआ। देन इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी अब देख रहे हैं, एक फटीग भी आने लग गया है यहाँ पे। तो दीज आर द थिंग्स, चैलेंजिंग टाइम है फेसबुक के लिए। री इन्वेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। ये टेक्नोलॉजी कंपनी, इवन हर कंपनी का एक बात है। एक टाइम था नोकिया, मतलब नोकिया का कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं था। फिर आया एंड्रॉयड, नोकिया उसको रीड नहीं कर पाया, नोकिया का फॉल हो गया। तो फॉल भी बड़ा क्विकली होता है। एक टाइम था ऑर्कुट चलता था, फेसबुक आया, ऑर्कुट को उसने हटा दिया। एक टाइम था याहू चलता था, सर्च मतलब याहू, गूगल आया, याहू को हटा दिया। तो सच टाइप ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी में होता है। रीड्रॉइंग द इलेक्टोरल मैप ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ वही बात है जो कल हमने देखा था, डीलिमिटेशन चल रहा है। डीलिमिटेशन है तो कॉन्स्टिट्यूएंसी रीड्रॉ करी जा रही है, रीजगल की जा रही है। तो जम्मू कश्मीर, तो यहाँ पर जैसे 6 सीट्स जम्मू की बढ़ेगी तो 43, कश्मीर के पास होगी 47, तो काइंड ऑफ लाइक इक्वालिटी आ जाएगा। इससे रिलेटेड अभी चैलेंजेस है, लेट अस सी, अर्ली न्यूज़ है, क्या फाइनल इसका रिजल्ट आता है, विल सी। डीलिमिटेशन हमें पता है, आर्टिकल नंबर 82 भी हमें पता है, डीलिमिटेशन, दैट्स ऑल। सी, दिस इज आर्टिकल 82 जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी का डीलिमिटेशन होता है सेंसस के बाद। अब दिस इज अंडरस्टैंडिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, इसको आप इस डायग्राम के थ्रू देखो। ये तो जैसे हमारा न्यूरॉन है जो बॉडी में चलता है, बिकॉज हमारी बॉडी में भी सब डेटा प्रोसेसिंग चल रहा है। हमारा बॉडी भी एक सुपर कंप्यूटर है। हमारे पास लाइक प्रेशर सेंसर है, आई साइट है, साउंड है, टेस्ट है, स्मेल है, सो मच ऑफ इनपुट कितना ज़्यादा है। इस इनपुट का हम प्रोसेसिंग करता है, हमारा ब्रेन इज अ सुपर कंप्यूटर। और ये जो पूरी बॉडी है ना, इसमें से न्यूरॉन्स होते हैं। दिस इज अ न्यूरॉन, न्यूक्लियस है, डेंड्राइट्स है, एक्सॉन, सेल बॉडी इन दिस, ये सब आपस में कनेक्टेड होते हैं। और ये डेटा प्रोसेसिंग भी हो रहा है, डेटा प्रोसेसिंग भी लेयर्स में हो रहा है, ताकि हम रियल टाइम पे, सोचो कितना, मतलब कोई लैग नहीं है, लेटेंसी नहीं है, हम सारी डेटा प्रोसेस करके एक्ट भी कर पा रहे हैं। तो दिस इज देयर। सिमिलर चीज़ अगर हम देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो हम ला सकते हैं। जैसे ये न्यूरॉन इनपुट्स हैं, बहुत सारे इनपुट हो रहे हैं, फिर यहाँ पे समिंग फंक्शन है, एक्टिवेशन फंक्शन है, और फिर इस पूरे डेटा को प्रोसेस करके एक आउटपुट बनाया जा रहा है, एक एल्गोरिदम बनाया जा रहा है, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो यहाँ बहुत सारा टेक्निकलिटी है, हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है।
व्हाट वी शुड बी नोइंग इज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे बॉडी के जो न्यूरॉन्स हैं उसको, इसको मिमिकिंग बोलते हैं। हमारी अक्सर जो आप देखना, जो हम इन्वेंशंस भी किए हैं, जैसे हेलीकॉप्टर है ना, हेलीकॉप्टर भी एक बर्ड है, उसको मिमिक करके हमने बना दिया, बायो मिमिकिंग बोलते हैं इसे, न्यूरल नेटवर्क। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का, बहुत सारे इनपुट्स हैं, उसको प्रोसेस किया जा रहा है, फिर आउटपुट पे आ रहे हैं, जस्ट लाइक ह्यूमन न्यूरॉन। कैलकुलेशंस बहुत क्विकली लार्ज स्केल में यहाँ पे होंगे, कंप्यूटेशन, तो दिस इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ न्यूरल नेटवर्क। अब बिकॉज यू नो इधर कुछ फ्रेमवर्क वगैरह भी दिया है, इट्स परफेक्टली ऑल राइट, इतना टेक्निकलिटी में नहीं जाते हैं। हमें जो बात है वो ये है कि जिस तरीके से डेटा, बिग डेटा, मशीन लर्निंग एंड ऑल हो रहा है, ये कैसे डिक्टेट करने वाला है आने वाले टाइम पे। क्लाउड कंप्यूटिंग एक रियलिटी बन रहा है। दूसरा एक चीज जिसमें हमेशा सवाल उठता है वो होता है अल्गोरिदम। अल्गोरिदम मतलब मशीन ने देखा ये डेटा है और उसके हिसाब से एक डिसीजन बना दिया। ये एल्गोरिदम एट टाइम्स फ्लॉड होता है। सेवरल टाइम्स हमने देखा है गूगल का एल्गोरिदम जो है, उधर रेशियल चीज ज्यादा आ रही है, या फिर जो सोसाइटी के बायस्ड है उससे वो टिंकर हो रहा है। तो ये चीज भी एड्रेस करना जरूरी है। बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल लर्निंग का ह्यूज स्कोप है, स्पीच रिकॉग्निशन हुआ, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। लिसन एंड लर्न। अब लिसन और लर्न में बहुत फर्क होता है। लिसन हियर मतलब जैसे बाय डिफॉल्ट हम सब कुछ सुनाई दे रहा है हमें, दैट इज हियर। लिसन मतलब हम उस पर अटेंशन दे रहे हैं और उसको समझ रहे हैं, दिस इज अ कॉन्शियस एक्ट, इंटेंशनल हो रहा है। तो लिसन, लिसन जैसे हम बोलते हैं ना, टीचर क्या बोलता है, लिसन टू मी, जो मैं बोल रहा हूँ। पेरेंट्स क्या बोलते हैं, लिसन टू अवर एडवाइस, जो हम समझा रहे हैं उसको समझो, लाइक दैट। सो आई हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज इन द मिडल ऑफ द नाइट। मैंने सोचा नहीं था, इंटेंशनल नहीं था, बट सुनाई दिया, तो दैट इज हर्ड, हियर। वुड यू स्टॉप रीडिंग द पेपर एंड लिसन टू वॉट आई एम सेइंग, मतलब सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, लिसन इंटेंशनल है, ओके। तो दिस इज दैट वन। तो ये हुआ लिसन और हेयर में डिफरेंस। अब ये क्या है, हेयर डाउन। हेयर डाउन मतलब आप रिलैक्स हो गए हो, जैसे घर पे आ गए हो ऑफिस से, तो हेयर डाउन। तो लेट वंस हेयर डाउन मतलब यू आर इन अ रिलैक्स्ड मोड। I need to go to a place where I don't know anyone. Only then will I be able to let my hair down. Our boss will be accompanying us on the trip. No question of letting our hair down. Boss साथ में है तो हम relax कैसे होंगे? I'm afraid. So this is hair down. Then this is about we went trekking despite of the rain. ऐसे नहीं होता है, despite of नहीं, in spite होगा। More or less same है, but despite के साथ off नहीं लगता है। The children went swimming despite, off नहीं होगा, despite the heavy downpour, बहुत बारिश है। Despite her illness, smile on her face. In spite जो होता है always followed off होता है, तो despite में off नहीं होगा, in spite में off होगा। Children went swimming in spite of the heavy downpour. In spite has a smile on her face. तो despite के साथ off नहीं होता है, in spite के साथ off होता है। बाकी यूजेज दोनों का more or less same है। Let her hairs down, or this is about let one's hair down, and this is about listen and hear. Okay. Then ये quiz है लता मंगेशकर जी के ऊपर है। Okay. So this is the Hindu newspaper. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, DPSP और टाइगर कंजर्वेशन। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।